नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो MBA थर्ड सेमेस्टर FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट और BFM बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है। जो अप्रैल साइकिल का असाइनमेंट है वो ये है। इसी क्वेश्चन को आपको अप्रैल साइकिल के लिए बनाना है। जिनको कॉपी केस आया है या फिर जिनको बैकलॉग लग चुका है या तो फिर उनका 1-2 नंबर से पेपर रुक गया है तो आपको ये असाइनमेंट सबमिट्स करने हैं 25 मार्च से पहले। अगर मैं डेट गलत नहीं बोल रहा हूँ तो 25 मार्च आपका लास्ट डेट है। तो ये आंसर्स आपको इसी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको NMIMS के कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आपको असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। आप अपने असाइनमेंट में किसी तरह पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए या फिर पिक्चर यूज़ मत कीजिए। आप अपना असाइनमेंट में अगर किसी तरह का लिंक शेयर कर रहे हो कि आपने आंसर्स इस वेबसाइट से लिखा है तो वो लिंक भी शेयर मत कीजिए, वरना कॉपी केस मिलेगा। तो ये बात हुई कॉपी केस कैसे मिलता है और हम लोग कैसे उसको हटा सकते हैं, कॉपी केस कैसे नहीं ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने आंसर्स को कैसे लिखोगे। आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने के लिए टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल फॉन्ट का यूज़ कीजिए जो आपके क्वेश्चन में भी मैंडेटरी फॉन्ट बताए गए हैं और इसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। आप लोग सेंटेंस को गैप में रख सकते हो 1.5 का। आप लोग किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हो तो उसमें सिर्फ बोल्ड कीजिए, किसी कलर का यूज़ मत कीजिए। आपके आंसर्स पैटर्न इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के पैटर्न में होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने लिख दिया पूरा एक पैराग्राफ, ऐसा नहीं होगा। आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के पैटर्न में अपने आंसर्स को लिखने हैं। अगर थ्योरी पेपर दे रहे हो तो ऐसे लिखना है, न्यूमेरिकल पेपर दे रहे हो तो इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन के पैटर्न में आपको आंसर्स को लिखने हैं। अब बात करें कि यहाँ पे 1000 वर्ड और 500 वर्ड का जो लिमिट है वो कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग आंसर्स जो है 1000 वर्ड के लिए 900 वर्ड मिनिमम लिख सकते हो और 1100 वर्ड्स मैक्सिमम लिख सकते हो। 900 वर्ड मिनिमम इसलिए है क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है तो आप मिनिमम 900 वर्ड्स लिखो। उससे कम भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 900 वर्ड होगा तो आपको नंबर जो अच्छा मिलेगा। और 1100 से ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि 1100 के बाद हो सकता है आपके आंसर्स को चेक ना किया जाए। तो 1100 मैक्सिमम इसलिए मैंने बताया ताकि वहाँ तक आंसर्स चेक हो जाते हैं। अब बात करें 500 वर्ड की तो मिनिमम 450 वर्ड्स लिखिए और मैक्सिमम 550 वर्ड्स आप लोग लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा मत लिखने जाइएगा। ओके, तो ये सारा पॉइंट है। अब दोस्तों, काफ़ी लोगों का मुझको मैसेज और मेल आता है कि सर मैंने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से पेड सर्विसेज लिया था असाइनमेंट का और उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया और अब वो कॉल भी करता हूँ मैं तो वो रिसीव नहीं करता या टेक्स्ट करता हूँ तो रिसीव नहीं करता, तो अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, आप लोग अगर किसी ग्रुप में हो, अनऑफिशियल ग्रुप या फिर ऑफिशियल ग्रुप या फिर कहीं भी हो और जो लोग इस चीज़ से स्पैम कर रहे हैं कि मेरा असाइनमेंट ले लो, मैं यूनिक असाइनमेंट देता हूँ, और वो शायद नहीं दे रहे हो और वो फ्रॉड कर रहे हो, हर एक जगह जाके स्पैम कर रहे हो, तो उनके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। वो लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों से पैसे चार्ज करते हैं और आपका ट्रस्ट भी खोते हैं और साथ में आपका टाइम भी बर्बाद करते हैं। आप एक बार असाइनमेंट में फेल हो गए, फिर से आपको असाइनमेंट बनाना पड़ रहा है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो असाइनमेंट आप लोग उनको ही दीजिए पेड असाइनमेंट जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप लोग उनसे उनका ID मांग सकते हो, कनेक्शन डिटेल्स मांग सकते हो। आप जब तक उन पे बिलीव मत कर लेना तब तक उनको अपना असाइनमेंट देने मत जाना, पैसे देने मत जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं और हर दिन कर रहे हैं। किसी से 5000, किसी से 6000, किसी 7000 रुपीज़ ले रहे हैं, XYZ अमाउंट ले रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड कर उनका टाइम, पैसा, सब चीज़ बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज़ किसी को भी पेड असाइनमेंट के लिए जाने मना कीजिए, पेड असाइनमेंट मत जाइए जब तक आपको उसके ऊपर ट्रस्ट और बिलीव ना हो जाए कि हाँ वो लड़का सही है या वो लड़की सही है और वो सही से कंटेंट बनाकर आपको दे रही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया डेवलप अ पब्लिक रिलेशन कैंपेन फॉर IRDA टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एंड टू एजुकेट पॉलिसी होल्डर्स अबाउट देयर राइट्स।
अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये बोला गया कि आपको एक पब्लिक रिलेशन कैंपेन डेवलप करना है जो IRDA के लिए होता है। ये एक इंश्योरेंस रिलेटेड कैंपेन होना चाहिए जहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस का अवेयरनेस क्रिएट करना है और साथ में जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको भी बताना है उनके राइट्स के बारे में कि आप किसी आदमी से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपके क्या राइट्स होंगे उसके अंदर। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के पहले बताया, असाइनमेंट्स के लिए अगर आप किसी को असाइनमेंट दे रहे हो बनाने के लिए पैसे देकर, तो उनके क्या राइट्स हो, आपके पास क्या राइट्स होने चाहिए, उनके पास क्या राइट्स है, ये सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ भी आंसर्स को लिखने हैं 1000 वर्ड के लिए, जहाँ पे आपको एक पब्लिक रिलेशन कैंपेन रेडी करना है IRDA के लिए और उन कैंपेन में ये अवेयरनेस क्रिएट करना है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड और पॉलिसी होल्डर के राइट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ पेज रेफरेंस दे रखे हैं, ई बुक और आर्ट बुक दोनों का है। कंटेंट क्या है ये आपको मैंने बता रखा है। आप लोग बुक का भी यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा वर्डिंग्स मिलेंगे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और कुछ हिंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैं NMIMS के बुक्स को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ये वीडियो NMIMS के ऊपर, इसलिए मैं आपके वीडियोज़ के जो रेफरेंस है वो बुक से भी दे रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करें तो अच्छे से वहाँ पे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे और उस एग्जांपल को आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, वहाँ से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ओके, हम लोग अब ई बुक की तरफ चलते। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आप तो ई बुक के बारे में कुछ बात ही नहीं करते, तो ई बुक में ऐसा कुछ कंटेंट मुझको दिखता नहीं है अपने वीडियो के लिए, इसलिए मैं ई बुक का बारे में बात नहीं करता ज़्यादा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ई बुक के लिए चलते हैं, जो स्टूडेंट्स ई बुक से ही लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग पेज नंबर 18 में सबसे पहले चलते हैं। तो पेज नंबर 18 में हम लोग को IRDA के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है इसके बारे में आपको बताया गया। तो आप सबसे पहले इसके बारे में बताना, आप जो आंसर लिखे हो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे IRDA क्या होता है ये उसके बारे में बोलना। उसके बाद हम लोग चलते 204 में 204 में आपको पब्लिक रिलेशन के बारे में बताया गया है। तो पब्लिक रिलेशन का कैंपेन कैसे डेवलप करना है, इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे पढ़कर थोड़ा सा देख सकते हो कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है, कैसे इसे डेवलप करते हैं, इसके अंदर डिटेल्स दिए गए हैं। और अगर आपको इसमें डिटेल्स नहीं लगता कि नहीं पब्लिक रिलेशन के बारे में नहीं बताना है या फिर नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन पब्लिक रिलेशन कैसे कैंपेन डेवलप करोगे ये चीज़ आप अगर बताते हो, स्टेप्स अगर बताते हो तो बेटर होता है। तो एक बार आप इसे पढ़ लेना और उसके बाद अपने हिसाब से आंसर्स को लिखना। अब बात करते हैं 214 पेज पे। 214 पेज में हम लोग जब चलते तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर 213 पेज में जब जाते तो रोल ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स के बारे में बताया गया, जहाँ पे आपको इसे पढ़ना है, ये पूरा केस स्टडी को पढ़ना है। ये कैसलेट है जहाँ पे आपको IRDA के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई जो जिसे मैंने पढ़ा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस है जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। आप लोग यहाँ से भी आंसर्स को लिख सकते हो और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करके आंसर्स को लिख सकते हो, जहाँ से आपको ईजी हो वहीं से लिखेगा। ओके, तो ये सारे आंसर्स आपको लिखने हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 1000 वर्ड्स के लिए होने वाले हैं। तो ये पूरा आप कैसलेट को पढ़िएगा यहाँ तक और उसके बाद फिर इसे अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा 1000 वर्ड के लिए। याद रखिए कि आपको आंसर्स को जो है कॉपी नहीं करने हैं। अगर वो किसी ऑथोरिटी के द्वारा, ऑथर के द्वारा अगर डिफाइन किया गया तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि वहाँ पे ऑथर का नाम लिख देना। और अगर ऑथर के द्वारा आंसर्स वो बनाए नहीं गए हैं तो वहाँ पे आपको अपने आंसर्स को पैराफ्रेज करना होगा, अपने वर्ड्स में लिखना होगा और कॉपी नहीं करना है कोई भी चीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप ऐसा कर सकते हो, योर क्लाइंट वांट्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स दैट रीबैलेंस द portfolio between equity and debt. Explain how it could be beneficial for your client to invest in such funds. तो यहाँ पे आपको बताया गया कि आपका क्लाइंट है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो अपना पोर्टफोलियो जो है इक्विटी और डेब्ट का रीबैलेंस करना चाहता है। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना कि एक्सप्लेन हाउ इट कुड बी बेनिफिशियल। आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो किस तरीके से ये बेनिफिशियल है, आपको अपने क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट को बताना है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताना, तो आप लोग ई बुक का यूज़ कर सकते हो अपने बुक का, या तो फिर आप लोग गूगल का भी यूज़ कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है इसके बारे में बताना है, वो किस तरीके से बेनिफिशियल है इसके बारे में बताना है। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 14 में चलते हैं।
जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो ये छोटा सा पैराग्राफ 1000 वर्ड के लिए आप लिखोगे तो ये तो वाकई सही नहीं है। तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कीजिए, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, उस म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप अच्छे से पढ़िए और वहाँ से आंसर्स को लिख सकते हो कि ये किस तरीके से बेनिफिशियल है। वैसे आपको यहाँ से पढ़ के बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा, और आप लोग चाहो तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 है वो पूरा पढ़ सकते हो। चैप्टर 1 में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, फिनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से भी आंसर्स लिख सकते हैं। लेकिन मुझको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगता, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। बस आपको सर्च करना है म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ए की और बी की बात करें तो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है जहाँ पे ये बोला गया कि यू आर अ फाइनेंशियल प्लानर, योर क्लाइंट अर्पित 35 years work with an IT company earning 18 lakh per annum. His wife Ritu 32 years is a homemaker. They have one daughter Prema 4 years. The couple requires your help to make few financial decisions. You can make any assumption to further build up your case. तो यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल प्लानर बनकर अपने क्लाइंट अर्पित को ये बताना है, जो 18 लाख रुपीस पर एनम कमा रहा है किसी आईटी सेक्टर में काम करके आईटी कंपनीज में, और उसकी वाइफ जो 32 इयर्स की है वो होम मेकर है, यानी कि हाउस वाइफ है या फिर घर बनाती है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, और जिसकी बेटी प्रेमा जो 4 साल की, तो उसके लिए आप कुछ फिनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो। तो वो कैसे करोगे, क्या करोगे, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पशंस देने तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अपने केस को बनाने के लिए। जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया 500 वर्ड्स ईच आंसर्स के लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि अर्पित वॉन्ट्स टू बाई अ प्योर रिस्क लाइफ इंश्योरेंस कवर of 1.5 करोड़ रुपीज का। He is confused whether he should buy ULIP, endowment or a term plan. Recommend the product best suited for his requirement. अब अर्पित जो है वो प्योर रिस्क लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहता है 1.5 करोड़ रुपीस का जो है, और वो इस बात से कंफ्यूज है कि वो कौन सा खरीदे, ULIP खरीदे या फिर टर्म प्लान खरीदे। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि उन दोनों में बेटर कौन सा और उसके लिए सही कौन सा है। तो ये बताने के लिए आपको पहले इन दोनों के बारे में बताना पड़ेगा कि ULIP क्या होता है, टर्म प्लान क्या होता है, इसके कुछ प्रोसेस के बारे में बता दो, जो बेनिफिट्स के बारे में बता दीजिए। ये दोनों पॉइंट्स बताने के बाद आप जब आंसर लिख रहे होगे तो आपको तो आइडिया लग ही जाएगा कि कौन सा चीज़ सही है, ULIP सही है या फिर टर्म प्लान सही है। तो उनमें से आप कोई भी एक अपना डिसीजन लेकर बता सकते हो कि आप ये प्लान यूज़ कर सकते हो, इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो हम लोग अभी पेज रेफरेंस भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन नंबर बी भी थोड़ा देख लेते हैं। तो बी में क्या बोला गया कि अर्पित हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू रिटायर बाय द एज ऑफ 55, डिज़ाइन अ रिटायरमेंट प्लान फॉर हिम। अर्पित जो है वो एक्सप्रेस किया अपना डिज़ायर कि वो 55 साल के एज में रिटायरमेंट ले लेगा, तो उसका रिटायरमेंट प्लान भी डिज़ाइन करना है। तो ये 2 क्वेश्चंस है आपके सामने, और जो आंसर्स आने वाले हैं वो ई बुक के कुछ इस तरीके से आने वाले, पेज नंबर 30 से लेकर 31 और 80 से लेकर 82, जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया गया है। तो हम लोग ई बुक में चलते पहले पेज नंबर 30 के अंदर। तो 30 के अंदर चलते जहाँ पे आपको 2.7 में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, जिसके अंदर ULIP भी आता है, टर्म इंश्योरेंस भी आता है, एंडोमेंट प्लान्स भी आते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको समझाना है 500 वर्ड्स के लिए, और उसके बाद अपने से कंक्लूजन में वहाँ पे आंसर रिकमेंड करना कि आप कौन सा यूज़ करना सही होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आंसर्स तो आपके यहाँ पे हो गए। अब बात करते हैं कि पेज नंबर 80 में। पेज नंबर 80 में आपको यहाँ पे दिया है रिटायरमेंट प्लानिंग 5.5, जहाँ पे आपको जो भी आदमी रिटायरमेंट ले रहा है, आप ले रहे हो या फिर वो बंदा ले रहा है या फिर अर्पित ले रहा है, तो रिटायरमेंट प्लान कैसा होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं। तो इसे पढ़कर आप लोग वहाँ पे उसका रिटायरमेंट प्लान डिज़ाइन कर सकते हो। ये सबसे बेटर ऑप्शन होगा। आप लोग इसे पढ़ोगे तो आपको आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी। बस आपको आंसर जो अपने वर्ड्स में लिखने हैं। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करके रिटायरमेंट प्लान कैसे करते हैं वहाँ से पता कर सकते हो और आंसर्स को अपना लिख सकते हो। तो ये आपका
दो क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 30 पेज नंबर और 80 पेज नंबर। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बताना है और रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताना है 500 वर्ड्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्रेस करो बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सको। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग पेड असाइनमेंट्स लेना चाहते हो तो हम लोग पेड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आप लोग मुझसे ईमेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ से कनेक्ट करके आप अपने पेड असाइनमेंट सर्विसेज के बारे में कुछ क्वेरी हो तो कर सकते हो। और ये बहुत ट्रस्टवर्दी है, हम लोग यहाँ पे यूनिक असाइनमेंट भी प्रोवाइड ही करते हैं।